वेलकम टू ऑल इन वर्ड टू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कपल्ड ऑसिलेटर। लॉन्ग आंसर टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेराइव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कपल्ड ऑसिलेटर। ओके, सो कैसे हमें इसको स्टार्ट करना है। फॉर कपल्ड ऑसिलेटर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडर करिए कपल्ड ऑसिलेटर। सो हियर वी कंसिडर टू आइडेंटिकल पेंडुलम with both mass m and length l, okay, and both are connected by a spring, जिसका फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर स्मॉल के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें तो इन दोनों पेंडुलम की डिस्टेंस, इन दोनों पेंडुलम के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्प्रिंग की लेंथ के बराबर है। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हमने यहाँ पे टू आइडेंटिकल पेंडुलम लिया है जिनके बोथ का मास क्या है, m है, और लेंथ यहाँ पर l है, और दोनों को हमने कनेक्ट करा है बाय एन स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, k। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बात करें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्प्रिंग की लेंथ के बराबर है। बात पकड़ आई? ठीक है, सो नाउ इसे हम क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, P1 पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। P1 पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। जैसे ही हमने P1 पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस करा तो P2 पेंडुलम भी यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा डिस्प्लेस होगा। तो आप इसका भी यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करो। सो नाउ वी ये आपका जो है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब जो पहले वाला कंडीशन है, जब हमने नॉर्मल कंडीशन की बात करी है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लाइन रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, P1 को स्लाइटली डिस्प्लेस करो। जैसे ही P1 को स्लाइटली डिस्प्लेस करा तो यहाँ पर P1 और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने डिफाइन करा है x1 से फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो, कपल्ड ऑसिलेटर होता ही क्या है कि एक पेंडुलम के मोशन पर दूसरे पेंडुलम के मोशन का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। डिपेंड होते हैं, दोनों के मोशन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो P2 भी आपका स्लाइटली डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे x2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, बोब का मास m है, लेंथ l है, लेंथ l है, बोब का मास m है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेके हम डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव कर लेते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो हियर वी कंसीडर टू identical pendulum with bob mass m and length l. both are connected by an spring with force constant small k. At equilibrium, the distance between both pendulum is equal to length of spring. Now we slightly displace pendulum P1. Now we slightly displace pendulum P1 and released। जैसे हमने इसको डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया तो क्या होगा, जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा। सो नाउ वी स्लाइटली डिस्प्लेस पेंडुलम P1 एंड रिलीज्ड, देन पेंडुलम would get oscillate। बताओ, जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो दोनों पेंडुलम क्या होंगे, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ वी कैलकुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे कैलकुलेट करें, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर
रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं बॉब P1 पे, ठीक है। सिमिलरली फिर रिस्टोरिंग फोर्स बॉब P2 पर हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, जैसे हम ड्राइवन में करते हुए आए, जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते हुए आए, वो ही फंडा हमें यहाँ पे कपल्ड के लिए भी यूज में लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हियर वी कैलकुलेट restoring force act on bob P1, ठीक है। अब देखो किस तरह से यहाँ पे फोर्स एक्ट होंगे बॉब P1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बॉब का मास m डिफाइन करा है, m डिफाइन करा है मतलब उसका वेट है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू मास ऑफ बॉब, ठीक है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू मास m, यहाँ पे लिखो बॉब, मास ऑफ बॉब, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, केवल ये डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे L है और यहाँ से डिस्प्लेस होता है, इसको हमने x नाम दिया है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो L है, यहाँ पे L है और ये बॉब हमने P1 डिफाइन कर दिया, इसका मास m है। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा। ये बात पकड़ आई सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यदि हम इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन से जैसे आपने बॉब को डिस्प्लेस करा, तो इन दोनों के बीच का यदि हम एंगल यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम इसके बीच का एंगल थीटा कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पे जो mg है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, ये आपने mg यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कौन सा होगा mg cos थीटा और सेकंड निकल कर आएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब देखो mg जो cos थीटा है ये बैलेंस हो जाता है ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। ये जो लेंथ L है इसकी वजह से टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स जो mg cos थीटा है वो बैलेंस हो जाता है। इट मीन टेंजेंशियल फोर्स से mg cos थीटा वाला फोर्स कैंसिल आउट। इट मीन ड्यू टू वेट आपके पास कौन सा फोर्स बचा, ओनली mg sin थीटा का कंपोनेंट बचा। बात पकड़ आई तो अपन इधर लिखते हैं, देखो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू मास m1 f इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे mg sin थीटा। हाउ, जैसे आपने डिस्प्लेस करा, थीटा एंगल है, लेंथ L है, लेंथ L की वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है, ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है, तो इसकी वजह से जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाता है, ओनली mg sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे रिमेनिंग रहता है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने की वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं। इफ थीटा कंसिडर करते हैं हम स्मॉल, इफ थीटा क्या है आपका स्मॉल है, सो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो ना। थीटा यदि स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये इफ वी रिप्लेस साइन थीटा बाय थीटा तो माइनस का mg थीटा आपका ये फोर्स निकल कर आ रहा है। थीटा एंगल होता है, एंगल को आप क्या बोलते हो भाई, आर्क बाय रेडियस। तो यहां से देखो आपने ये डिस्प्लेस करा है, ठीक है, तो आर्क आपका क्या हुआ यहाँ पे x और ये जो L लेंथ है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन रेडियस। सो आपके पास फोर्स F1 कितना निकल कर आ रहा है, माइनस का mg थीटा बाय L एंड दिस इज वैल्यू ऑफ F1, ठीक है। अब देखो ये तो हमने किसकी वजह से निकाला है, ड्यू टू मास ऑफ बॉब। नाउ अब यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग है ये जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। सो नाउ ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ स्प्रिंग भी तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो आप यहाँ पे बी लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ स्प्रिंग के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स होगा। अब आप बताओ जल्दी से, रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स स्प्रिंग किसके, डिस्प्लेसमेंट देखो आप यहाँ पे किस तरह से कंसिडर करके चलोगे, फॉर बॉब P1 हम यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर विल बी एन कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको हमने k से डिफाइन करा एंड दिस इज F2। बताओ कोई डाउट नहीं है। सो टोटल फोर्स की मैं बात करूं, टोटल फोर्स ड्यू टू बॉब P1, टोटल फोर्स, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स
अपॉन P1, बताओ कितना होगा, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो F इक्वल टू आपका कितना आएगा बेटा, F1 प्लस F2, या फिर हम बात करें तो आपका F इक्वल टू कितना हुआ, F1 इज माइनस का mg थीटा बाय L, और F2 कितना है आपका, माइनस साइन ही आएगा, माइनस का k x1 माइनस x2, ओके। एंड F इक्वल टू आपका क्या होता है बेटा, m a, तो हम इसको लिख सकते हैं m d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट P1 का x1 है। सो नाउ वी रीराइट अबाउट इक्वेशन, m d2 x1 is divided by dt square इक्वल टू माइनस का mg थीटा बाय l माइनस का k x1 माइनस x2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इस तरह से हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला बॉब P1 की वजह से। सिमिलरली फॉर बॉब P2 लिख लोगे ना, क्या होगा, m मास तो सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो आप क्या लिखोगे, d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का mg थीटा बाय l माइनस का mg थीटा बाय l, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा x2 माइनस x1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, गलती करिए क्या अपन ने, f1 आपका क्या था यहाँ पे x बाय l, तो x1 बाय l, x1 बाय l, x2 बाय l, करेक्ट करना, थीटा की वैल्यू तो हमने x बाय l पुट करी थी ना, तो x1 बाय l यहाँ पे सही है, यहाँ पे x1 बाय l हमने पुट कर दी, ठीक है, इट्स करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो नाउ लिखो इसको और फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं ना कि d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर, m को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर चल रहा हूँ, तो m से m कैंसिल, और इस टर्म को आप इधर लेकर आओगे तो क्या बनेगा, g x1 और बाय l। अच्छे से लिखो एक बार, देखो m को मैं इसके चलो मैं पूरा कंप्लीटली लिख देती हूँ ना, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। g बाय l x1, m को मैं क्या कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में लेकर जा रही हूँ या m से डिवाइड कर रही हूँ, ओके। ये है आपका x1 माइनस x2। सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर, इस टर्म को मैं इधर लेकर आऊँ तो प्लस g बाय l x1 दिस इज इक्वल टू माइनस का k बाय m x1 माइनस x2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, लिख सकती हूँ ना। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 आप इसको रीराइट करोगे तो कैसे लिखोगे, d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस g बाय l x2 दिस इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो प्लस का k बाय m, और इसको मैं लिख सकती हूँ x1 माइनस x2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बताओ कोई डाउट नहीं है बेटा, हमने SHM पढ़ा था ना SHM, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वी नो फॉर SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, आगे मैं SHM ही लिखूंगी इसको, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मुझे ये बात तो समझ आ गई कि ये जो कपल्ड ऑसिलेटर है उसका SHM नहीं है, यदि SHM होता तो दिस इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से हियर इक्वेशन नंबर 3 and by equation number 3 and equation number 4, motion of coupled oscillator is not SHM। बताओ गलत बोला क्या मैंने, सही बोला ना, कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि जो कपल्ड ऑसिलेटर है इनका जो मोशन हो रहा है वो SHM नहीं है, बट इफ k इक्वल टू 0, तब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, देन इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपका बनेगा g बाय l x1, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस g बाय l x2 इक्वल टू 0। बट इफ k को हम यदि 0 कर दे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आप क्या बोलोगे कि यस
नाउ दिस टाइम जो आपका यहाँ पे पेंडुलम रहेगा वो एसएचएम करेगा ही करेगा. नाउ दिस टाइम पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एसएचएम. एसएचएम के साथ वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे. बिकॉज देखो जैसे हमने के को 0 पुट करा तो इट्स बिहेव लाइक एसएचएम. सो नाउ इफ वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 5 and 6, नाउ इफ वी कंपेयर इक्वेशन 5 and 6, तो आप क्या बोलोगे, 5 और 6 को यदि मैं कंपेयर करूंगी तो ओमेगा नोट स्क्वायर किसका बराबर है आपका, g/l, या फिर ओमेगा नोट की बात करूँ तो कितना है, √g/l. ठीक है. नाउ √g/l मतलब ओमेगा नोट की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 and 4 में पुट करूं, नाउ पुट ओमेगा नोट इक्वल टू √g/l इन इक्वेशन 3 and 4 कर दूं यहाँ पे पुट. तो जैसे मैं पुट करूंगी तो आपका ये क्या बनेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा आपका ओमेगा नोट स्क्वायर. ठीक है. और इसको आप इक्वेशन नंबर 7 और 8 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 7 और 8 दे दो. ठीक है. ये आपका कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, इसको लिखो आप. इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ इक्वेशन 7 और 8 को सबसे पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 7 और 8 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है, थोड़ा सा इरेज कर दो क्या. ये मैं ऊपर इसलिए नहीं लिखती बिकॉज यहाँ पे फोकस आता है तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा थोड़े से पार्ट में. नाउ एडिंग इक्वेशन 7 and 8 करो ऐड. यदि हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, d2x1 LHS RHS दोनों को ऐड कर दो. LHS को ऐड कर दो पहले, फिर RHS को ऐड कर देना. मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया. इन दोनों को मैं ऐड करके ओमेगा नोट स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ बेटा, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म है x1 प्लस x2. यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, ऊपर नेगेटिव साइन है नीचे पॉजिटिव साइन है तो 0 हो गया ना. ठीक है. क्लियर. तो इसको लिख सकते हैं d2/dt स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 9. ठीक है. नाउ इक्वेशन 8 सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 7 करो. इसमें से इसको माइनस करना है तो कर देते हैं. d2/d ऑफ x स्क्वायर x1 माइनस d2x2/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर में कॉमन ले रही हूँ तो x1 माइनस x2 बचा. इधर देखो इसको माइनस करोगे तो आपके पास एक ही टर्म और एक ही टर्म दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख दूँ माइनस का 2k/m x1 माइनस x2. इसको रीराइट करो तो d2/d ऑफ t स्क्वायर, बच्चा यहाँ पे t स्क्वायर है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है लिखते टाइम पता नहीं चलता. ओमेगा नोट स्क्वायर x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस का 2k/m x1 माइनस x2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 10. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. इक्वेशन नंबर 10 आपका ये निकल कर आ रहा है. सो नाउ इफ वी इंट्रोड्यूस 2 न्यू कोऑर्डिनेट्स, नाउ वी इंट्रोड्यूस 2 न्यू कोऑर्डिनेट्स विच आर देखो मैं यहाँ पे 2 नए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रही हूँ. कौन कौन से हैं वो, x1 प्लस x2. इस इक्वेशन में मेरे पास x1 प्लस x2 तो मैंने इसको कैपिटल X बोल दिया. इक्वेशन नंबर 10 में x1 माइनस x2 है तो मैंने इसको मैंने कोऑर्डिनेट y बोल दिया. ठीक है बेटा. मैं यहाँ से इसका डबल डिफरेंशियल करूंगी तो d2x1/d ऑफ t स्क्वायर प्लस d2x2/dt स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, d2x/dt स्क्वायर. सिमिलरली d2y/dt स्क्वायर, कैपिटल Y ये चाहिए है ना, इसको आप क्या लिखोगे, d2x1/dt स्क्वायर माइनस d2x2/dt स्क्वायर लिख सकते हो ना. तो नाउ वी रिप्लेस दिस 9 और 10 इन इक्वेशन 9 और 10. सो फ्रॉम इक्वेशन 9 इक्वेशन 9 और 10 क्या बनेगा आपका, d2 कैपिटल x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर कैपिटल X इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 11. और यदि हम बात करें इसकी तो ये बनेगा आपका d2 कैपिटल Y/dt स्क्वायर
प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इक्वल टू माइनस का 2k/m x1 माइनस x2 माइनस x2 को कैपिटल Y लिख दूँ मैं, लिख सकती हूँ ना। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 को देखो हम क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, d2y/dt स्क्वायर प्लस, यदि मैं दोनों इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँ और y कॉमन ले लूँ तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 13। ठीक है, सो बाय द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 11 एंड 12, बाय इक्वेशन 11 एंड 12 13 वी कैन से कि यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो इन इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन 11 एंड 12 या फिर बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स, आप यहाँ पे लिखो बाय द इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X एंड कैपिटल Y, coupled oscillator oscillate by simple harmonic motion, SHM की तरह ये यहाँ पर ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो केस लेकर चलते हैं हम। इफ हम लेके चले फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सबसे पहले y ले लो, चलो इजी पड़ेगा। y इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, x1 माइनस x2 क्या है आपका 0, इट मीन वी कैन से हियर x1 इक्वल टू x2। ठीक है, दैट टाइम आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, ओनली ये वाली ना, y वाली तो 0 हो गई, क्यों y आप 0 लेकर चल रहे हो, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। यही आपका कपल्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। At this time frequency is ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट। एंड यदि y इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जो दोनों पेंडुलम है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस होंगे। एंड एट दिस condition both pendulums are displaced in same direction and length of spring is unchanged, और जो लेंथ है स्प्रिंग की वो अनचेंज रहेगी। यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा। आप बात कर रहे हो किसकी, जब y इक्वल टू 0, दैट टाइम आपका पेंडुलम P1 ये रहा और ये जो पेंडुलम है वो P2 ये रहा। डिस्प्लेस करा तो दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x1 एंड x2। दैट टाइम आपका जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ना वो L ही रहेगा, L यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, L यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। दिस types of modes are known as same phase of mode। इस टाइम आप क्या बोलोगे कि दोनों मोड क्या है, सेम फेज में। सिमिलरली सेकेंड केस हम क्या लेके चल रहे हैं, इफ x इक्वल टू 0, x यदि आपका इक्वल टू 0 है तो आपका x1 किसके बराबर हुआ, माइनस का x2 के बराबर हुआ। दैट टाइम आपका जो इक्वेशन क्या रहेगा, d2y अपॉन डी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस k/m। ठीक है, और y इक्वल टू 0। एट दिस कंडीशन आप क्या बोलोगे, जो ओमेगा है वो क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस k/m है या नहीं, जो कि ओमेगा नॉट से ज्यादा है, विच इज ग्रेटर फ्रॉम ओमेगा नॉट। क्लियर है, ओमेगा नॉट से ये ज्यादा है। इन दिस कंडीशन
in this condition both bob displace in opposite direction. Both bobs displace in opposite direction, and length of spring would be compressed and extend, या तो वो कंप्रेस हो जाएगी या फिर वो एक्सटेंड हो जाएगी. दिस टाइप्स ऑफ मोड्स आर नोन इज आउट ऑफ फेज मोड. क्लियर है? अब इस टाइम में आपका जो डायग्राम्स है वो कैसा बनेगा, एक बार देखो इधर. ये तो वो एक्सटेंड होगी तो ये आपका जो बॉब P2 है वो x2 डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है. डायग्राम बना दो जल्दी से. और ये आपका रहा P1, वो इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है. तो आपने देखा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दोनों का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. P1, दिस इज P1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज x1. ठीक है. तो दैट टाइम आपका स्प्रिंग का क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया. इस टाइम में तो आपका जो स्प्रिंग है वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया. ठीक है. और यदि हम बात करें कंप्रेस की, तो एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपका एक पेंडुलम गया इधर. ठीक है. ये रहा P2 और एक पेंडुलम आ रहा है इधर, ये रहा आपका P1. दैट टाइम आपका जो स्प्रिंग है वो क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया. क्लियर है? एंड दिस इज x2, लेंथ L, मास है m, दिस इज x1. तो इस तरह से जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया, उससे हमने दो तरह के यहाँ पे नॉर्मल जो मोड्स होते हैं उनका स्टडी किया है या कंक्लूजन निकाला है. इफ y इक्वल टू 0, दैट टाइम तो दोनों ही पेंडुलम क्या करते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस करते हैं और स्प्रिंग का लेंथ भी सेम बना रहता है. बट जैसे ही आप x को 0 पुट करते हो, दैट टाइम जो दोनों पेंडुलम वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. इस टाइम पे क्या बोलते हैं, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी या फिर आपका जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगा. इस कंडीशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, मोड ऑफ आउट ऑफ फेज. तो इस तरह से दोनों नॉर्मल मोड्स होते हैं. थैंक यू.